इंडिया आज की डेट में तेजस जैसे इंडिजीनियस फाइटर प्लेन्स बना रहा है, चेतक हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, हम ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाने लगे हैं, अपने दम पर आकाश जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी बना रहे हैं। और सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, इंडिया अब स्पेस रेस में भी किसी से पीछे नहीं है। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन गए जिसने मून के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई। और यह भी दुनिया ने पहली बार देखा था कि इंडिया ने PSLV C-37 की दम पर एक साथ 104 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली लॉन्च कर दिखाई थी। यानी ये साफ है कि इंडिया अब दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी बनाने में उस्ताद हो चुका है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी भारत एक चीज में अभी भी बहुत पीछे खड़ा दिखाई देता है, और वो है लग्जरी कार्स। खरीदने में नहीं, बनाने में। हमारे देश में आज हर शेप, साइज एंड सेगमेंट की कार्स बन रही हैं, मगर जब लग्जरी कार की बात आती है तो हम अभी भी फॉरेन ब्रांड्स की ओर ही देखते हैं। या तो ये कार्स इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, या फिर CKD रूट से लाकर लोकली असेंबल की जा रही हैं। क्या ये बात हैरान नहीं करती कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया का कोई खुद का लग्जरी कार ब्रांड होना तो दूर, फॉरेन कार ब्रांड्स अपने यहाँ लग्जरी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं करते हैं। और यही वजह है कि आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हर किसी के मन में है कि इंडिया का खुद का कोई लग्जरी कार ब्रांड क्यों नहीं है, और क्यों कोई अपने देश में लग्जरी गाड़ियां नहीं बनाता। ये सब मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंडिया में लग्जरी कार सेगमेंट का सीन क्या है। इंडिया में लग्जरी कार्स की भूख बहुत तेजी से बढ़ रही है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में लग्जरी कार्स का पेनिट्रेशन तो 1 से 1.5% के बीच ही है, लेकिन मोटर इंटेलिजेंस की ये स्टडी बताती है कि इंडिया का लग्जरी कार मार्केट जो अभी $1.32 बिलियन का है, वो अगले 5 सालों में 6.60% की CAGR के साथ $1.82 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और इसमें भी 2024 तक 50 लाख से 80 लाख रुपए के प्राइस रेंज वाली लग्जरी कार का मार्केट साइज जो 40% के करीब था, वो 2030 तक 10% के CAGR के साथ ग्रो करने वाला है। और ये चीज करंटली भी साफ दिखाई पड़ती है। ऑटो कार की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 में सारे ही लग्जरी कार ब्रांड्स बढ़िया ग्रोथ ले रहे हैं। मर्सिडीज की 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, BMW की 4% की ग्रोथ, Audi 15%, वोल्वो की 18.60% ग्रोथ हुई। JLR ने तो सालाना 40% ग्रोथ दर्ज की है। मतलब साफ है कि इंडिया में लग्जरी कार्स की डिमांड तो अच्छी खासी है, बस कमी है तो एक इंडियन लग्जरी कार ब्रांड की जो इस मार्केट शेयर में घात लगा पाता। अब एक कड़वा सच तो ये भी है कि लग्जरी कार ब्रांड्स तो छोड़िए, मास मार्केट कार्स में भी जो हमारे पास 2 कार कंपनीज हैं, टाटा और महिंद्रा, वो भी 100% इंडियन कार्स नहीं ऑफर कर पाते। क्योंकि आप चाहे टाटा या महिंद्रा किसी की भी कार उठा के देख लें तो इनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो स्क्रैच से रोड तक प्योरली इंडिया में ही डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड हुआ हो। महिंद्रा अपनी गाड़ियां इंडिया में बनाती तो है, लेकिन इनकी फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली कार्स की बहुत सारी डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग या तो इनके UK बेस्ड डिजाइन स्टूडियो में होती हैं, या तो इटालियन हाउस पिनिनफरीना में। हालांकि कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिनकी डिजाइनिंग मुंबई वाली फर्म में होती है। मगर इंजन के डिपार्टमेंट में भी एक बहुत लंबे वक्त तक महिंद्रा ने फ्रेंच कंपनी पोर्जो के इंजन डालकर ही बेचे। फिर अर्ली 2000s तक महिंद्रा ने अपने इंडिजीनियस डीजल इंजन M-Hawk बनाने शुरू किए, मगर ये भी एक ऑस्ट्रियन कंपनी AVL के साथ डेवलप किए थे। और M फैल्कन सीरीज के पेट्रोल इंजन अब महिंद्रा के खुद के हैं, मगर इन्हें भी महिंद्रा ने कोरियन कंपनी सैंगयोंग के साथ जॉइंट वेंचर में डेवलप किए थे। और अब अपनी इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी के लिए महिंद्रा पूरी तरह से चाइना की BYD पर ही निर्भर हो चुकी है। इस मामले में टाटा का तो और भी बुरा हाल है। ये अपनी गाड़ियां तो वोकल फॉर लोकल के टैग के साथ इंडिया में बना रहे हैं, मगर इतने दशक हो गए इन्हें ऑटोमोटिव बिजनेस में, मगर आज भी ये अपने फ्लैगशिप मॉडल्स लाइक हैरियर एंड सफारी में फिएट से उधार का लिया 2 लीटर डीजल इंजन ही बेच रहे हैं। और टाटा अपनी EVs में भी बैटरी के लिए चाइना पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि अपने ट्रक्स में भी टाटा खुद के इंजन नहीं दे पा रहे। इनके हैवी ड्यूटी ट्रक्स में एक अमेरिकन कंपनी कमिंस के इंजन आते हैं। कमिंस के इंजन कैसे हमारे देश के ट्रक्स और रेलवे से लेकर पूरी दुनिया की क्रूशियल सप्लाई को चलाते हैं, ये मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है, आप उसे भी जरूर देखें। अब एक और बात जानकर आप शॉक हो जाएंगे। साल 2010 से पहले तक इंडिया में सेफ कार्स बनाने के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील तक नहीं मिलता था, और इसलिए कुछ साल पहले तक तो हमारे पास इवन फोक्सवैगन के स्टैंडर्ड का भी स्टील नहीं था। और अपने अर्ली डेज में VW जब इंडिया में पोलो का लोकलाइजेशन कर रही थी, तब वो पोलो जैसी बेसिक कार के लिए तक स्टील इंपोर्ट कर रही थी। और इसलिए लग्जरी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग ना हो पाने के पीछे सबसे मेजर रीजन है इंडिया के OEMs, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, या सिंपलर शब्दों में सप्लायर इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। आज एक मॉडर्न कार में ऑन एन एवरेज 30 से 40 हजार छोटे बड़े पार्ट्स लगे होते हैं, और जब बात लग्जरी कार की हो तो इनमें 70 से 90 हजार छोटे बड़े पार्ट्स यूज होते हैं। और ये अधिकतर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑटो कंपनी खुद नहीं बनाती, बल्कि मल्टीपल OEMs एंड थर्ड पार्टी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। मॉडर्न लग्जरी कार्स में हाईली स्पेशलाइज्ड पार्ट्स लगते हैं, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी चेक से गुजरने के बाद। इनमें एडवांस्ड पावर ट्रेन से लेकर माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तक शामिल होते हैं। और लग्जरी कार्स के स्टैंडर्ड के हिसाब
हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने के लिए इंडिया का लोकल सप्लाई नेटवर्क अभी बहुत ही लिमिटेड है, जो इस लेवल की क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन के हिसाब से कंपोनेंट्स बना सके। और इंडिया में इस तरह का एक मजबूत सप्लाई नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारा टाइम, बेहिसाब पैसा और गारंटीड वॉल्यूम्स चाहिए होंगे, जो कि होता तो नहीं दिख रहा। इंडिया में अपना एक खुद का लग्जरी कार ब्रांड बनने का सपना सच हो सकता है, लेकिन सप्लाई नेटवर्क की इसी प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो पा रहा। इसे मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। टाटा एक लग्जरी ईवी कार अविन्या को लॉन्च करने के प्लान में है, लेकिन ये गाड़ी सप्लाई नेटवर्क की वजह से प्रोडक्शन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि टाटा का प्लान था कि वो अविन्या को JLR के इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनाए, जिसमें ये गाड़ी JLR के ही पार्ट्स यूज करती और उन्हीं के सप्लायर भी। लेकिन JLR अब टाटा की तमिलनाडु वाली नई फैक्ट्री में ईवीज बनाने से पीछे हट गई है, जबकि प्लान ये था कि तमिलनाडु वाले प्लांट में JLR को एक साल में 70,000 लग्जरी ईवीज बनानी थी और टाटा को अविन्या रेंज के लिए 25,000 यूनिट्स ईयरली। लेकिन फिर JLR क्यों पीछे हट गई? पार्ट्स की क्वालिटी की वजह से। कार टॉक ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि लोकल सोर्सिंग की वजह से JLR को हाथ पीछे खींचने पड़े, क्योंकि JLR को सफिशिएंट मात्रा में लोकली बिल्ट ईवी कंपोनेंट्स अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्राइसिंग के हिसाब से मिल ही नहीं पा रहे थे। इसलिए JLR की कंपोनेंट सप्लायर से महीनों तक मीटिंग और डिस्कशन हुए, लेकिन अंत में बात बन ही नहीं पाई। अब क्योंकि सप्लायर्स के चक्कर में JLR ने लग्जरी कार बनाने से मना कर दिया, तो इंडिया की पहली लोकल लग्जरी कार अविन्या की मैन्युफैक्चरिंग खतरे में आ गई। JLR और अविन्या के इस केस से ये बात साबित होती है कि जब लग्जरी कार्स के क्रूशियल पार्ट्स सही क्वालिटी पर लोकली सोर्स नहीं हो पाएंगे, तो इंडिया में लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग भी संभव नहीं हो सकती। और इस वजह से सारे ही लग्जरी कार ब्रांड्स इंडिया में ऑलमोस्ट अपने सारे ही मॉडल्स के लिए एक पॉलिसी शॉर्टकट अपनाते हैं, और वो है CKD रूट। अब क्योंकि फॉरेन लग्जरी कार ब्रांड्स कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स तो बेच नहीं सकते, क्योंकि उन पर फिर 100% ड्यूटी लगेगी, तो इसलिए ये कंपनीज कंप्लीटली नॉक डाउन असेंबलीज के तौर पर इन कार्स के पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में अपने अपने प्लांट में बस असेंबल करके बेच देते हैं, ताकि कम से कम टैरिफ्स लगे। इससे लग्जरी कार्स की लोकल असेंबली तो हो जाती है, मगर लोकल प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ये कंपनीज इन कार्स के एक एक पार्ट की डिजाइनिंग, डेवलपिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ अपने दूसरे देशों के प्लांट्स में करती हैं, और इंडिया में उन कंपनीज इन पार्ट्स को सीधे इंपोर्ट कर लेती हैं। और इसलिए BMW, मर्सिडीज, Audi, Volvo एंड JLR जैसे लग्जरी ब्रांड CKD रूट पर ही ऑपरेट करते हैं, और बहुत लिमिटेड चीजें जैसे टायर्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सम इंटीरियर पार्ट्स ही लोकली सोर्स करते हैं। और जो अल्ट्रा लग्जरी कार्स हैं, वो तो खैर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स ही इंपोर्ट होती हैं। इंडिया के पास अपना लग्जरी कार ब्रांड ना होने के पीछे का रीजन हम गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट की टाइमलाइन को नोटिस करेंगे तो भी समझा जा सकता है। अगर आप इंडिया के टू व्हीलर मार्केट को देखेंगे, तो लिबरलाइजेशन से पहले 80s के दौर में सरकार ने कुछ फॉरेन टू व्हीलर्स को इंडिया में असेंबली प्लांट लगाने की इजाजत दी थी, लेकिन इस शर्त पर कि वो किसी एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। इसलिए 80s एंड 90s के टाइम की टू व्हीलर्स हमेशा डबल ब्रांडिंग के साथ दिखती थी, जैसे TVS सुजुकी, यामाहा स्कॉट, बजाज कावासाकी और हीरो होंडा। ये डबल ब्रांडिंग वाली बाइक्स इसी सरकारी नियम की वजह से दिखती थी। अब इस चीज का फायदा ये हुआ कि इंडियन टू व्हीलर्स कंपनीज ने इन जापानीज कंपनीज के साथ 2-3 दशकों तक काम किया और इनसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल की हर एक बारीकी सीख ली। और आज आप देखिए कि TVS, बजाज और हीरो सभी अपनी दम पर खड़े हैं और इंडिया को दुनिया का लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट बना दिया। TVS खुद अब उल्टा BMW के लिए बाइक्स बना रही है, बजाज KTM के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हीरो हार्ले डेविडसन के लिए बाइक्स बना रही थी, और रॉयल एनफील्ड की तो वेस्टर्न मार्केट्स में भी गजब की ब्रांड इमेज बन रही है। लेकिन फोर व्हीलर सेगमेंट में ऐसा नहीं हो पाया। एक तो 90s से पहले तक इंडिया में कोई खासा फोर व्हीलर का मार्केट था भी नहीं। इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर बस सुजुकी ही थी, और जैसे ही इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ तो फिर विदेशी कार ब्रांड्स इंडिया की ओर दौड़ पड़े, लेकिन अब उनपे किसी इंडियन कंपनी से टाई अप करने की पाबंदी नहीं थी। और फिर हिंडे एंड फोक्सवैगन जैसी मास मार्केट कार मेकर से लेकर मर्सिडीज, BMW एंड लेक्सस तक हर कोई इंडिया में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगे। अब जरा इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसा नियम होता कि 50 साल पहले से ही मर्सिडीज महिंद्रा के साथ कार्स बना रही होती और JLR टाटा के साथ, तो इंडिया को भी अगले कुछ दशक में कोई ना कोई लोकल लग्जरी कार ब्रांड मिल ही जाता। जबकि चाइना में आज भी किसी भी फॉरेन कंपनी को एक चाइनीज कंपनी के साथ काम करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट टेस्ला जिसे रेयर एग्जम्पशन मिला है। लेकिन अगर हम लोकली एक लग्जरी कार या ब्रांड बना भी लेते हैं, तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोकल एंड इंपोर्टेड वाला परसेप्शन। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में आज भी लोकल वाला टैग होम बिल्ट वाला परसेप्शन नहीं, बल्कि चीप माल का परसेप्शन देता है, जबकि किसी भी चीज पर इंपोर्टेड का टैग उसे इंस्टेंटली एक्सक्लूसिव और लग्जूरियस बना देता है। और जब आपको लग्जरी कार्स बेचनी हो, तो यही परसेप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। और इसलिए हम ये कहकर भले ही अपना मन समझा लेते हैं कि टाटा तो जगुआर एंड लैंड रोवर को ओन करता है,
बट सारी प्रॉब्लम ही इसी सोच में है कि हम बस ओन करते हैं। डिजाइन से लेकर डेवलपिंग और मोस्टली पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ आज भी अंग्रेजों की धरती पर ही होता है। जिस जेएलआर को इंडियन ब्रांड ओन करता है, हम अपने देश में उसकी गाड़ियों को बस असेंबल कर पा रहे हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझसे इसमें कौन सी चीजें मिस हो गई, ये कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, हाइप भी करें, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।